हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन को समझा था। आज हम समझने जा रहे हैं इस वीडियो में सेलों का समांतर क्रम संयोजन और इस संयोजन से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा के लिए व्यंजक। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, पहले इसको व्यवहारिक दृष्टि से समझें। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये आप जानते हैं चिर परिचित सेल है जिसको हम शुष्क सेल कहते हैं। सभी ने देखा है, ठीक है, आए दिन देखते रहते हैं हम। ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस है, और आप जानते हैं इसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। बच्चों ये एक और दिखाई दे रहा है आपको, ये एक और सेल है, इसका ये प्लस है, ये माइनस है, स्वाभाविक है इसका विद्युत वाहक बल भी 1.5 वोल्ट है। बच्चों हमें इन दोनों सेलों को श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ना है। तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों के ये प्लस प्लस हमने एक साथ जोड़ दिए, ठीक है बच्चों। इन दोनों के माइनस माइनस हमने एक साथ जोड़ दिया। जहां प्लस प्लस जुड़े वो बनने वाली बैटरी का प्लस हो गया, और जहां माइनस माइनस जुड़े वहां बनने वाली बैटरी का माइनस हो गया। ये समांतर क्रम होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, सभी के प्लस प्लस एक साथ जोड़ दो, सभी के माइनस माइनस एक साथ जोड़ दो। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, श्रेणी क्रम में हमने समझा था कि जब सेलों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो संयोजन से प्राप्त बैटरी का विद्युत वाहक बल सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। लेकिन बच्चों कभी हम ये भी पढ़ चुके हैं कि समान बिंदुओं के मध्य युक्तियां जुड़ी हो तो उनके सिरों के मध्य विभवांतर समान होता है। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट, इसका भी विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट, और दोनों समान बिंदुओं के बीच जुड़े हैं। तो ये जो बैटरी बनी बच्चों, इस बैटरी का विद्युत वाहक बल भी 1.5 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि सेल समान बिंदुओं के बीच जुड़े हैं, इसलिए विद्युत वाहक बल या यूं बोले कि महत्तम विभवांतर या खुले परिपथ में विभव में अंतर समान होगा। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा कि जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो बैटरी का विद्युत वाहक बल उतना ही होता है जितना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल है। तो याद रखिएगा बच्चों कि सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर विद्युत वाहक बल आपस में जुड़ते नहीं है, बल्कि एक सेल का विद्युत वाहक बल पूरी बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब हम समझने जा रहे हैं भौतिकी की दृष्टि से कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये समांतर क्रम संयोजन है। अब ध्यान समझना, इसमें हमने क्या किया, तो सभी सेलों के धन सिरों को एक बिंदु पर और ऋण सिरों को दूसरे बिंदु पर जोड़कर इन बिंदुओं के मध्य बाह्य प्रतिरोध जोड़ने पर इस बाह्य प्रतिरोध में क्या प्रवाहित होती है, विद्युत धारा। ये सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। यदि हमसे कहा जाए सेलों के समांतर क्रम संयोजन को समझाइए तो हम क्या बोलेंगे, सेलों के समांतर क्रम संयोजन में, ध्यान सुनिएगा, सेलों के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक सेल के धन सिरे को एक बिंदु पर और ऋण सिरों को दूसरे बिंदु पर जोड़कर इस संयोजन के सिरों के मध्य या बिंदुओं के मध्य बाह्य प्रतिरोध जोड़ने पर इसमें मतलब बाह्य प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसे कहते हैं बच्चों सेलों का समांतर क्रम संयोजन। अब हमें संयोजन से प्राप्त धारा के लिए व्यंजक स्थापित करना है। तो इस बारे में हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। यदि धारा के लिए व्यंजक स्थापित करना हो तो पहले दो मान चाहिए बच्चों, एक संयोजन से प्राप्त बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल और एक संयोजन से प्राप्त बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध। जब ये दो मान हमें मिल जाए तो फिर हम धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चित्र में हमने केवल 3 सेलों को दर्शाया है, लेकिन हम व्यंजक n सेलों के लिए स्थापित करेंगे। कितने सेलों के लिए? n सेलों के लिए। अब एक बात तो मैंने आपको समझा दी कि सेलों के समांतर क्रम संयोजन में बैटरी का विद्युत वाहक बल प्रत्येक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, या यूं कहें कि प्रत्येक लाइन में जो विद्युत वाहक बल है उसके बराबर होता है। अब दूसरी बात, कभी हमने अध्याय 3 में यह समझा था कि जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम जोड़े गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम जोड़े गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रम मतलब 1/R1, 1/R2, 1/R3 के योग के बराबर होता है। ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम मान के चलेंगे, माना ई विद्युत वाहक बल और स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध के n सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं। कौन से क्रम में बच्चों? समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो संयोजन से प्राप्त बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल E' बराबर क्या हो जाएगा, तो E के बराबर होगा। अभी मैंने आपको समझाया प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सेल समान बिंदुओं के मध्य जुड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, अब यदि
संयोजन से प्राप्त बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर डैश तो 1/r डैश, मतलब कुल आंतरिक प्रतिरोध का विक्रम। क्यों बच्चों, सेल किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में, तो ये आंतरिक प्रतिरोध भी किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान डायरेक्ट नहीं निकलेगा, बल्कि वो इस सूत्र से ज्ञात होगा, और इस सूत्र के अनुसार कुल आंतरिक प्रतिरोध का विक्रम जोड़े गए सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के विक्रमों के योग के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे? 1/r, पहले सेल के आंतरिक प्रतिरोध का विक्रम प्लस दूसरे सेल के आंतरिक प्रतिरोध का विक्रम प्लस तीसरे सेल के आंतरिक प्रतिरोध का विक्रम प्लस सेल हमने कितने माने? n, तो हम क्या लिखेंगे? डैश 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 प्लस nवें सेल के आंतरिक प्रतिरोध का विक्रम। कितना होगा? 1/r। बच्चों ये कितने पद हैं? कितने हैं? 1 2 3 नहीं है, नहीं, n पद है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम n पद, ये भरोसा नहीं है तुम्हारा, 4 गिन लो इसको, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यदि हम शुरू के दो पदों को जुड़े 1/r प्लस 1/r, तो एलसीएम आएगा r, ऊपर आएगा 1 + 1, कितने हो जाएंगे? 2, तो ये हो जाएगा 2/r। अरे तो जब दो पदों को जोड़ रहे हैं तो मान आ रहा है 2/r, तो 3 को जोड़ेंगे तो 3/r, 10 को जोड़ेंगे 10/r, n को जोड़ेंगे तो n/r, तो टोटल मान आएगा बच्चों 1/r डैश बराबर n/r। अरे पर हमें तो मान स्मॉल r डैश का चाहिए, इसको पलटी देते हैं, तो जब पलटी देंगे तो मान आएगा r डैश बराबर r/n, और इसे कहते हैं बच्चों सेलों के समांतर क्रम संयोजन में बैटरी के कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान। अब हमें चाहिए धारा, लेकिन आप जानते हैं बच्चों की धारा के लिए दो मान चाहिए होते हैं, एक तो बैटरी का विद्युत वाहक बल है हमारे पास, और एक परिपथ का कुल प्रतिरोध। बच्चों परिपथ का कुल प्रतिरोध दो प्रतिरोधों का योग होता है, आंतरिक प्लस बाह्य। आंतरिक तो है अपने पास, यदि बाह्य और हो तो हम परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? अब यदि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध हमने कैपिटल R डैश माना। बच्चों ये दो प्रतिरोधों का योग, आंतरिक बोले तो ये और बाह्य बोले तो ये, ठीक है। इसकी जगह हम इसका मान रख देते हैं, तो यह लिख के हम क्या लिखेंगे बच्चों? R डैश बराबर स्मॉल r/n और प्लस हो जाएगा कैपिटल R। कोई दिक्कत तो नहीं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो यह लिख के हम क्या लिखेंगे? R डैश बराबर r प्लस इसका इससे गुणा nr और बटे कितने हो जाएंगे? ये हो गया बच्चों। ये क्या है? परिपथ का कुल प्रतिरोध। ये क्या है? बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल। तो हम धारा निकाल पाने में सक्षम है, तो हम क्या बोलेंगे? अतः बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये मान हम कैसे याद करेंगे? तो I बराबर क्या होगा? बैटरी का विद्युत वाहक बल, अरे वो तो E डैश है, बटे में क्या आएगा? परिपथ का कुल प्रतिरोध, अरे वो आएगा कैपिटल R डैश। हमसे पूछा जाए ये क्या है, बोलेंगे पढ़ के देख लो, ऊपर लिखा हुआ है ना। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है? E डैश, E डैश का मानी, बटे में क्या लिखा हुआ है? कैपिटल R डैश, कैपिटल R डैश का मान स्मॉल r प्लस n कैपिटल R में बटे में क्या हो जाएगा? सॉरी बटे में क्या हो जाएगा? n। बच्चों ये n बटे के बटे में है, तो ये पलटी खा के कहां चला जाएगा? ऊपर। तो ध्यान से देखिएगा, मान हमें प्राप्त होगा I बराबर ne बटे क्या होगा? स्मॉल r ने प्लस क्या हो जाएगा? n कैपिटल R। और ये बच्चों सेलों के समांतर क्रम में संयोजन से प्राप्त धारा के लिए व्यंजक है। अब हम ये देखेंगे बच्चों कि ये संयोजन लाभप्रद कब होता है। तो याद रखिएगा, यदि बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो, अर्थात इनडायरेक्टली बोले तो यदि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा बहुत अधिक हो, तो ये संयोजन लाभप्रद होता है। ये सूत्र से हमें ज्ञात होता है। ठीक है, अब बच्चों ये देखें कि संयोजन का उपयोग कब किया जाता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो हमने अभी चित्र बनाया था उस चित्र के अनुसार पहले सेल से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, दूसरे सेल से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तीसरे सेल से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तीनों आकर यहां पर मिलेंगी और जुड़कर आगे बढ़ जाएंगी। तो बाह्य प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित होगी वो तीनों सेलों से प्राप्त विद्युत धाराओं के योग के बराबर हो जाएगी, अर्थात धारा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए याद रखिएगा बच्चों कि सेलों के समांतर क्रम संयोजन का उपयोग तब किया जाता है जब हमें विद्युत वाहक बल को यथावत रखते हुए धारा के मान को बढ़ाना हो। ठीक है बच्चों,
तो हम श्रेणी क्रम में समझ चुके हैं कि हमें विद्युत वाहक बल को बढ़ाना हो तो हम श्रेणी क्रम का उपयोग करते हैं, और समांतर क्रम का यदि हम विद्युत वाहक बल को यथावत रखते हुए धारा के मान को बढ़ाना चाहें तो हम समांतर क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं। और बच्चों दोनों को बढ़ाना हो तो इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों।